हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस हिंदी एकेडमी में। ये आपका जो पीजीटी का आरोप भाग 2 है बेटा, 12वीं क्लास का जो, और यहाँ पढ़ने वाले हैं हम भीमराव अंबेडकर। तो बगैर समय गवाए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि पेपर आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। पेपर आ ही गया, नज़दीक आ ही गया। लेकिन इसके एक के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे नहीं इसके उत्तर आपको दिखाई देंगे। मुझे बाद में ध्यान आया क्योंकि मैंने इनको काटा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसका रिवीजन कर लेना। कम से कम आपको क्वेश्चन तो मिल रहे हैं ना। मेरा ध्यान नहीं रहा, मैंने इनकी पीडीएफ बना ली थी। बाद में ध्यान आया कि बच्चों को ये तो सामने ही दिख जाएगा, ऐसे क्या प्रैक्टिस कर। लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लेना, और मैं थोड़ा सा छुपा दूंगी जिसने याद किया है तो रिविजन करने के लिए। और एक मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर माफ़ी चाहती हूँ अगर बीच में कुछ आपका डिस्टर्बेंस हो जाए तो। देखिए बेटा, चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि उसमें थोड़ा सा मैं बनाना भूल गई। यही था कि इस पाठ का क्या नाम है, किससे लिया गया। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म को कब हुआ, तो ये तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन, एक मिनट, हाँ, 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। देख, 14 छुप जाए तो देखती हूँ। हाँ चलो, छुपा के करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बेटा अब तो क्या है कि ये तो दिया गया है कि 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को तो इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इनका जन्म हुआ, आपको दिख ही गया होगा, महू में। कहाँ हुआ था बेटा? महू में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखना, महू किस राज्य में पड़ता है। तो बेटा महू पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, अस्पृश्य परिवार में, या वैश्य परिवार में? तो देखा बेटा, इनको भीमराव अंबेडकर के बारे में आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कितना संघर्ष किया था। उन्होंने संविधान लिखा था। और ये प्रश्न शायद आ भी सकता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने संविधान बनने में कितना समय लगा था। ठीक है, मेरी क्लास अगर कोई पहली बार देख रहा है तो ठीक है, लेकिन मेरे जो पुराने बच्चे उनको पता है कि मैं क्लास के साथ साथ रटवाती नहीं हूँ, और न ही ये हमारा जो है पाठ्यक्रम है, मेरी शिक्षा नीति है। तो ये है कि मेरी क्लास में बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, और मैं एक्स्ट्रा बातें भी बताती हूँ। ठीक है बेटा, या फिर अपनी कहीं बुक पर लिख लेना, जो बुक आपके पास हो। तो देखिए, संविधान लिखने में बेटा 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कितने लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान लिखने में। और हमारा संविधान किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। बाकी भी सदस्य थे, लेकिन मेन योगदान इनका रहा है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है। तो भीमराव अंबेडकर का बेटा अस्पृश्य परिवार में, यानी जो आजकल हम बोलते हैं जिसको एससी कास्ट, तो एससी कास्ट में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब मैं उत्तर थोड़ा छुपा लेती हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभिक शिक्षा यानी शुरुआत की शिक्षा तो उन्होंने भारत में ही ग्रहण की थी, क्योंकि भारत देश ही ऐसा था, आज भी है, तो बिल्कुल तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोशिश चली गई। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा छुआछूत होती थी। बोलते हैं इनको मटके में से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। ये ऊपर से ऐसे पानी पिलाने की उस समय परंपरा थी, कोई और ही पानी पिलाता था, और इनका मटका दूर होता था। यानी एससी के बच्चे थे, अनुसूचित जाति के बच्चों का मटका अलग होता था। उस समय टीचरों का तो बहुत इन्होंने शोषण सहन किया है। और फिर इन्होंने आगे आगे आप पढ़ते जाओगे, आपको नॉलेज होती जाएगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम कहाँ गए थे?
उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहले कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, हांगकांग में। तो ये उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहले गए थे न्यूयॉर्क में। कहाँ गए थे बेटा? न्यूयॉर्क में। मेरा थोड़ा सा गला खराब है और मेरा थोड़ी तबीयत खराब, बेटा आपको एडजस्ट करना है। शायद मेरी आवाज़ आपको समझ में ना आए, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको स्क्रीन पर दिखाए तो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। फिर भी मैं, चलो बच्चों का पेपर है और हो सकता है किसी बच्चे को मेरी क्लास अच्छी लगती हो, तो मेरे लिए हर एक बच्चा बहुत कीमती है। अगर एक बच्चे को भी मैं कुछ दे पा रही हूँ ना पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है बेटा। न्यूयॉर्क के बाद भीमराव कहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त की? न्यूयॉर्क के बाद भीमराव ने कहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए बेटा, ये ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका, ये डी है ये वाला, ठीक है, डी। तो पहले तो अब क्या है, 14 अप्रैल 1891 को तो हमने इनका जन्म पढ़ लिया, 1891, 14 अप्रैल, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ, महू में। और इन्होंने पहली शिक्षा कहाँ? भारत में प्राप्त की। फिर बाहर किसके लिए, मतलब अपने देश से बाहर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। बाद में न्यूयॉर्क के बाद ये लंदन में गए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद होते हैं। किन विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर भीमराव को विधि का मतलब होता है बेटा कानून, ठीक है, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि डिग्रियां प्रदान की? तो किन विश्वविद्यालयों ने की थी बेटा, इसका बताना आप। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये दिख ही जाता है आपको आंसर। किस समाज से डॉक्टर भीमराव का मोह भंग हो गया था? किस समाज से जो है भीमराव अंबेडकर का मोह भंग हो गया था? तो हिंदू समाज से इनका मोह भंग क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने, इनके अत्याचारी लोगों ने इन पर इतने किए थे, तो इन्होंने कहा कि जो धर्म हमें तकलीफ दे, यानी जो हमें सुख का चैन न दे, ना तो हमें जो हमें अधिकार मिले, तो फिर ऐसे धर्म का क्या फायदा। इसलिए इन्होंने तंग होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, हिंदू धर्म को इन्होंने त्याग दिया था, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म के मतानुयायी कब बने? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म के मतानुयायी बने थे बेटा 14 अक्टूबर 1956 को। 14 अक्टूबर 1956 को। देखिए 14 अप्रैल को तो इनका जन्म हुआ था 1891 में, तो 14 तारीख आ रही है। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, वहां पर 14 अप्रैल था, लेकिन यहाँ क्या है 14 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, 14 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव के साथ कितने लोग बौद्ध धर्म के मतानुयायी बने? फिर दिख जाता है बेटा, आज तो मैंने ही गलती कर दी, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। डॉक्टर भीमराव के साथ कितने लोग मतानुयायी बने? भाई ये 5 लाख लोग वैसे मतानुयायी बने थे, नहीं जैसे 14 अप्रैल 1956 को क्या उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यहाँ ऑप्शन नंबर बी है जो दिखाई दे रहा है आपको। तो देखना फिर 14 अप्रैल 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म मानने लगे। तो इसके साथ साथ 5 लाख लोग और भी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, ठीक है। अब देखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस महान कवि से प्रभावित हुए थे? तो बेटा किस महान कवि से? तो यहाँ पर दिखाया गया कि जो कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी, यानी कबीरदास ऐसे थे जिनसे ये प्रभावित हो गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कबीरदास जी से काफी प्रभावित हुए थे, ठीक है। अब आता है ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत कब हुआ? भाई उनका देहांत बताना है आपको। देहांत कब हुआ बेटा? तो उनका देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। देखना 14 अक्टूबर 1956 को तो इन्होंने क्या किया था, वो क्या बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और उसके बाद ही 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हो गया था। 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके कुछ महीने बाद ही इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो 56 में इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और 56 में इनका देहांत हो गया था 6 दिसंबर को, ठीक है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके निर्माण में योगदान दिया? जाहिर सी बात है, सभी जानता, बच्चा बच्चा जानता ये क्वेश्चन तो, कि भारतीय संविधान में इनका योगदान था। और इन्होंने संविधान लिखा था 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में इन्होंने संविधान लिखकर तैयार किया था। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को कितने भागों में बांटा? देखना भाई, जो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब, इनको बाबा साहेब अम्बेडकर बोला जाता है, उनका संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में विभाजित किया था? तो इन्होंने 21 खंडों में। क्या बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि 21 खंडों में इन्होंने, देखिए उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, 21 खंडों में इन्होंने पूरा वाङ्मय इनका था, विभाजित किया गया था 21 खंडों में। बाबा साहेब के संपूर्ण वाङ्मय को 21 खंडों में। ठीक है बेटा। बाबा साहेब की रचना जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन कब हुआ? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का प्रकाशन कब हुआ? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी सही, 1917 को। कब हुआ था जेनेसिस एंड डेवलपमेंट का? 1917 को। बेटा एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी इसके बारे में जो कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। और ये बाकी जो हमारे आरओ के जो बाकी कवि हैं, लेखक हैं, और जो उनसे अलग है, लेकिन इन्होंने, इनकी कविता नहीं है, ये कवि नहीं थे, लेखक थे। ठीक है। तो मैंने तो अभी तक इनकी कविता देखी नहीं है। हाँ, आपको अगर देखी हो तो बता सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैम आपको नॉलेज नहीं है। अभी आपको हो सकता है कि मैंने नहीं पढ़ी हो या मेरे सामने नहीं आई हो, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझसे देना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई कविता भी लिखी थी। मेरे पास तो आई नहीं है, इन्होंने सारी जो है रचनाएं की है। द अनटचेबल्स हु आर दे का प्रकाशन कब हुआ? देखिए जेनेसिस का अब तो 1917 में हुआ था, लेकिन द अनटचेबल्स हु आर दे का प्रकाशन कब हुआ था? 1948 में। कब हुआ था बेटा? 1948। याद रखना, आज़ादी के 1 साल बाद द अनटचेबल्स हु आर दे का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, भीमराव द्वारा बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका बेटा प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। ठीक है। देखिए बेटा, जिस बच्चे को अगर याद नहीं हो ना, तो भी ये याद कर सकता है। कैसे याद कर सकता है? देखिए, हमने पढ़ा था 6 दिसंबर 1956 को तो इनकी मृत्यु हो गई थी, 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है। उसके 1 साल बाद इन्होंने बोध एंड हिज दम का जो प्रकाशन किया, क्योंकि देखिए 56 के बाद, जैसे 56 को तो इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उससे पहले तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ही नहीं। 56 में तो इन्होंने किया था, और 56 में किया था, तो फिर 56 से पहले तो होगा नहीं, तो इसलिए इनका 1 साल के बाद जो है इनका प्रकाशन किया, और बोध एंड हिज धम्मा का। ठीक है। धम्मा मतलब धर्म। ठीक है। हु आर द शूद्रास, हु आर द शूद्रास का प्रकाशन कब हुआ? हु आर, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन नंबर बी है, उसका जो है हु आर द शूद्रास का प्रकाशन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1946 में हु आर द शूद्रास। ये कहाँ, शूद्रास मतलब ये होते हैं ना जिन्होंने अपने धर्म, ये इतने अपने धर्म से, हमारे समाज से इतने परेशान हो गए थे, क्योंकि इन्हें हर जगह पर शोषण देखा है। उस समय समाज में बहुत बुराई थी बेटा, जाति पाति बहुत, एक तरफ से देश गुलाम ही इन्हीं कारणों से हुआ था, क्योंकि हमारे जो समाज में छुआछूत इतनी थी कि मिलकर नहीं रहते थे लोग। तो जाहिर सी बात है, इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और ये हमारी जो अनेकता, हमारे इस धर्म का, अधर्म का, जाति प्रथा का फायदा उठाकर उन्होंने हमारे देश पर राज किया। तो ये एकमात्र, पहले तो लगे हुए थे कि किस तरह हमारे समाज का सुधार हो, फिर तो लाखों लोग इनके अनुयायी हो गए थे धीरे धीरे। थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक्स का प्रकाशन कब हुआ? थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक प्रकाशन कब हुआ? तो इनका बेटा हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1955 में। थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक्स का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1955 में। ये तो बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको तो इतना तो तकलीफ होना है। अब आपको लग रहा होगा कि एक तो वो हिंदी वाले बच्चे हैं, ऊपर से कविताएं, माफ़ कीजिए, इनकी रचना इंग्लिश में है,
तो थोड़ा सा तो, और वही बात है, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए तो मेरिट में आने पड़ेगा, और मेरिट में आने के लिए आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना, मैं लास्ट में आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको जल्दी से याद हो जाएगी। ठीक है बेटा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का प्रकाशन कब हुआ? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का प्रकाशन हुआ था बेटा ऑप्शन नंबर डी 1923 में। 1923 में, ऑप्शन नंबर डी 1923 में, ये दिखाई देती हूँ यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी इसका 1923 में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का प्रकाशन हुआ। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द ह्यूमन का प्रकाशन कब हुआ? द राइज एंड द फॉल ऑफ द ह्यूमन का प्रकाशन कब हुआ? द राइज एंड द फॉल ऑफ द ह्यूमन का प्रकाशन हुआ था बेटा ऑप्शन नंबर ए 1965 में। देखिए बेटा, जो बच्चा चैनल में पहली बार आया है उनके लिए बता दूं, हमने काफ़ी वीडियो पहले भी डाल रखी है, हमने महा मैराथन क्लास डाली हुई है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए हैं, आरओ के, वितान के, आरओ भागवन और कवि लेखक परिचय सारे डाले हुए, व्याकरण का भी कुछ पार्ट डाला हुआ है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये मेरा दावा है कि बेटा आपका जो मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस है और एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो अगर वो वीडियो आपने देखी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। द एनिलेशन ऑफ कास्ट कब प्रकाशित हुई? द एनिलेशन ऑफ कास्ट कब प्रकाशन हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 1936 में। कहाँ बेटा? 1936 में द एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में प्रकाशित हुई। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित लेबर एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की प्रकाशन कब हुआ था? तो बेटा इसका हुआ था 1943 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। सामूहिक दिनचर्या की एक रीति समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को लेखक ने क्या कहा? भाई सामूहिक दिनचर्या, रीति रिवाज, समाज के सम्मिलित अनुभवों को लेखक ने क्या कहा है? तो लेखक ने कहा कि लोकतंत्र है। देखिए, अब भी हम समाज में मिलकर रहेंगे, अपने रीति रिवाज शेयर करेंगे, अपने अनुभव एक दूसरे को बांटेंगे और मिलकर, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र हो तो होगा, मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन तो होगा, क्योंकि लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, अपने नियम कायदे के अनुसार अपने फायदे के लिए कानून बनाएंगे। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बोध देती है? जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बोध देती है? तो बेटा जाति प्रथा एक व्यवसाय से, कहने का इनका मतलब ये था कि जाति प्रथा हमारे समाज में बहुत बड़ी बीमारी है। क्या बीमारी है? मान लीजिए, अब तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले बेटा ऐसा होता था कि अब आपने, ये है लुहार है, ये सुनार है, ये चमार है, तो जो चर्म का काम करता था उसे चमार बोला जाता था, लोहे का काम करता था लुहार बोला जाता था, और सोने का काम करता था सुनार बोला जाता था। लेकिन जब ये जैसे हमारे वेदों में ऐसा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इस जन्म के आधार, पहले तो काम के आधार पर, कर्म के आधार पर जाति जो है बनाई गई थी, लेकिन उसके साथ ही लोगों ने इसको जन्म के आधार पर परिवर्तन कर दिया और ये हो गया, उन पर थोपा गया। मान लीजिए एक बच्चा बहुत ज़्यादा, जो जैसे ब्राह्मण है उनको वेद पाठ उच्चारण का ये दे दिया था, जो क्षत्रिय था, जो युद्ध कला में निपुण होता था उसे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बेटा क्या हुआ, ये हो गया कि ये होगा कि जो जिस जाति में जन्म लेता था, जैसे राजा के घर में जन्म लिया तो राजा बन गया, ऐसे तो उन्होंने कहा कि ये व्यवसाय के आधार पर ये जाति गलत है, कहने बस यही मतलब है। आप माफी चाहती हूँ बेटा, बहुत डिस्टरबेंस आपको सहन करना पड़ रहा है मेरा। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या कारण बताया? लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या कारण बताया है? गरीबी है, पूंजीवाद है, सांप्रदायिकता, जाति प्रथा है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जाति प्रथा है। आप कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर निकाल सकते हो।
भाई ये क्षुद्र जाति से थे, ऐसी कास्ट से थे, तो फिर जाहिर सी बात है तो बेरोजगारी, भुखमरी, तो ये तो इसी चीज़ को बताएंगे, क्योंकि इन्होंने जो दुख झेला है वही जानेगा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस प्रकार है? इस पाठ का नाम है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है बेटा, इस पाठ का नाम क्या है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। और किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है बेटा, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन किस प्रकार का? अस्वाभाविक। अस्वाभाविक का मतलब होता है कि ये मतलब कि कोई भगवान ने नहीं बनाई है जाति प्रथा, और ना ही ये हमारे स्वभाव में है, लेकिन ये क्या कि एक समाज में एक बुराई है और हम अपनी दृष्टि अपने अनुसार इसको बना लेते हैं। ये कोई नेचुरल चीज़ नहीं है कि भगवान ने जाति, भगवान ने तो एक इंसानी जाति बनाई है या पशु जाति बनाई है, पक्षी बनाई है, पेड़ पौधे बनाए, लेकिन ये क्या है कि हमारी एक मानसिक बीमारी है एक तरह से। तो उन्होंने कहा यह स्वाभाविक कारण है, ये कोई जाति प्रथा नेचुरल चीज़, प्राकृतिक चीज़ नहीं है। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा? लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा? समता को। समता को काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा? तो समता को नहीं, समता मतलब समानता। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? लेखक के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? पैतृक पेशा, कर्मानुसार पेशा, स्वतंत्र पेशा, कार्यकुशलता के अनुसार पेशा। तो जैसे बेटा अभी मैंने आपको डिस्कस की थी पैतृक से, जैसे हमने आपको लग रहा है कि मैडम टाइम ज़्यादा ले रही, लेकिन बेटा जब चीज़ें हम अपनी निजी ज़िंदगी से जोड़कर पढ़ेंगे, और जो हमारे जो हिंदी में तो कहानियों पर, अगर किसी कवि के बारे में उसकी मृत्यु से लेकर उसके जन्म तक कहानी सुनानी, तो वो बच्चा प्रश्न गलत नहीं करेगा। उसके व्यवहार के बारे में बता दिया, उसकी पढ़ाई के बारे में बता दिया, तो जाहिर सी बात है उसके कर्म की, तो आप उसके कॉमन सेंस पे भी उसके उत्तर लगा सकते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैडम ज़्यादा टाइम ले रही, देखिए अब ये है ना, ये प्रश्न अगर मैं आपको नहीं भी करवाती ना, और मैंने आपको इनके जीवन के बारे में बता दिया, तो पैतृक पेशा, क्योंकि बताया था ना मैंने आपको, वैसे आप भी जानते हैं ये कोई ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है कि जैसे लुहार का बेटा लुहार बनेगा, सुनार का बेटा सुनार बनेगा, और पंडित का बेटा पंडित बनेगा। ठीक है, तो ये पैतृक पेशा था एक जाति पर था। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर कराता है। मतलब कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार या कर्तव्यों का पालन करने के मजबूर करना क्या क्या कहलाता है? भाई दास्ता। मान लीजिए क्या कहलाता है बेटा? दास्ता। अब यही बात है कि एक आदमी लोहार नहीं बनना चाहिए, जैसे वो आपने पढ़ा था ना गलता लोहा, गलता लोहा में भी तो यही है, वो यही है कि हमारे एक जाति पर था, हमारे समाज में जो है ये पैतृक पेशा का उठाया गया, यही बीमारी उसमें उस पाठ में है। तो बेटा यही है कि जो कोई व्यक्ति में चिकित्सा, अभी देखिए भीमराव अम्बेडकर वो अपने पैतृक पेशा को नहीं अपनाना चाहते, तो उन्हें दर दर की ठोकरें खाकर किस प्रकार से मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। इतना होनहार होने के बावजूद तो बाकी लोगों का तो क्या हाल होगा, और उनके पापा तो फिर भी गवर्नमेंट जॉब में थे। तो कहने का मतलब यही है कि जो है अगर हम किसी को जबरदस्ती थोप रहे हैं किसी काम को, तो वो दास्ताई होगी, ये गुलामी होगी। आगे बढ़ते, कौन सा धर्म व्यक्ति समाज के लिए पैतृक काम करने को मजबूर करता है? ये फिर से आ गया हिंदू धर्म। ठीक है बेटा, अच्छा स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता पर आधारित समाज को अम्बेडकर ने कैसा समाज कहा है? आदर्श समाज कहा है। कैसा समाज कहा है बेटा? आदर्श समाज कहा। सही बात है, जैसे सबको आज़ादी होगी अपने काम करने की, सब समान होंगे। भाई भ्रातृता मतलब ये है बेटा तत्सम शब्द, ध्यान रखना ये क्या है? तत्सम शब्द, यानी संस्कृत का शब्द है, और इसका जो है तद्भव शब्द होता है भाई। इसका तद्भव क्या होता है? भ्रातृता का भाई। ठीक है, तो भाई सही है, समाज में जब भाईचारे का भाव होगा तो आदर्श समाज अच्छा समाज कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी नहीं है? लेखक के अनुसार इसमें किसके पोषकों की कमी नहीं है? तो इसमें जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, माता पिता के श्रम विभाजन करने किसकी देन है? माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन करके किसकी देन है? तो माता पिता के आधार पर जाति प्रथा की देन है। ये बताने की जरूरत नहीं है, माता पिता के आधार पर जाति आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होगा? आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किसे प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी को प्राप्त होगा। किसको? सभी को प्राप्त होगा।
जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, बताइए बेटा। ऑप्शन आपके सामने है। यह लोगों के एक पेशे से जोड़ देती है। सही बात है, लोगों को एक पेशे से जोड़ देती है। सबसे बड़ा दोष यही है, चाहे उसमें कितना ही टैलेंट हो। भाई तुम तो लुहार के घर में हो तो पैदा हो गए तो लुहार ही बनना है, सुनार के में सुनार ही बनना है, भले टैलेंट जाए भाड़ में, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर किस प्रकार के समाज की कल्पना की थी? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस प्रकार के समाज में, जो आदर्श समाज में, क्या बेटा, आदर्श समाज के बारे में जो है कल्पना की थी। लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसी मिश्रण की भांति बताया है? दूध पानी की, किसी दूध पानी की भांति बताया है। लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? लेखक के अनुसार दास्ता का संबंध किससे नहीं है? कानून से। भाई सही बात है, जब कानून के अनुसार हमारा देश हमारा समाज चलेगा तो फिर दास्ता का संबंध उससे कैसे होगा? वो आज़ादी होगा। आगे बढ़ते बेटा, प्रश्न नंबर 42। किस क्रांति में समता का शब्द का नारा लगाया गया था? किस क्रांति में समता शब्द का नारा लगाया गया था? तो ये लगाया था फ्रांसीसी क्रांति में। किसमें बेटा? फ्रांसीसी क्रांति में। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब के अनुसार किसके आधार पर समानता अनुचित है? तो भाई अनुचित है वंश परंपरा के आधार पर सामाजिक, वंश परंपरा का वही है जो मतलब ये वंश अपने दादा परदादा ऐसे काम करते आ रहे हैं, तो वही है बेटा। जाति प्रथा के पोषक लोग किन जातियों से संबंधित है? जाति प्रथा के उच्च जातियों से। भाई सही बात है कि वो तो क्यों चाहेंगे, जो उच्च जाति में जन्म लेगा। मान लीजिए कोई ब्राह्मण परिवार में जिसने जन्म लिया है, क्षेत्र में लिया है, तो वो तो चाहेगा भी हमारा सर्वस्व बना रहे। देखिए बेटा, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए उस प्रकार के समाज में प्रकाश डाल रही हूँ। मेरा किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए सब समान है। कहीं आप सोचो मैडम, मैं उस समय यानी जब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 में, हमारा देश गुलाम था उस समय। तो उस समय की हम जो है इस जो हमारी परिस्थितियाँ बनी थी उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। बाकी हमारा किसी धर्म जाति से कोई लेना, सब हमारे धर्म और जाति हमारे लिए समान है। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का क्या परिणाम कैसा रहा? भाई आर्थिक आधार पर विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम बेटा हानिकारक ही रहेगा, क्योंकि जाति प्रथा तो हर चीज में हानिकारक ही है, चाहे वो आर्थिक में हो, चाहे मानसिक सामाजिक कुछ भी हो, सब हानि है, उसमें कोई फायदे वाली नहीं बात है। श्रम के परंपरागत तरीकों किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? श्रम के परंपरागत तरीकों में किस कारण से परिवर्तन हो रहा है? तो इसका आपके सामने ऑप्शन है, किसी आधुनिक तकनीक के कारण। क्या है? आधुनिक। भाई अब आधुनिक तकनीकी आ गई, अब काम के आधार पर आधुनिक, उस समय अलग होता था, आजकल जो अपने अब लोग परंपरा बदल रहे हैं अपनी परंपराएं, ठीक है। आज लोग अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं आधुनिक तकनीकी पे। लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्यकुशलता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? मनुष्य की जो कार्यकुशलता है वो लेखक के अनुसार कब बढ़ाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा बेटा इसका आंसर, सबको समान अवसर देकर। भाई सबको समान अवसर देंगे तो अपनी बुद्धिमत्ता से लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उनका टैलेंट बाहर, उनकी प्रतिभा बाहर निकल कर आएगी। पात्रता किस प्रकार का शब्द है? तो बेटा अभी मैंने आपको बताया संस्कृत निष्ठ, और ये संस्कृत निष्ठ ऐसे भी आ सकता है कि जैसे तत्सम शब्द होते हैं, तो तत्सम तद्भव तो आप सभी जानते हैं ये जो संस्कृत के शब्द होते हैं। और अभी मैं तत्सम तद्भव बनाऊँ तो ये वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेखक के अनुसार किस पहलू से जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है? तो जाति प्रथा है वो आर्थिक कारण से जाति प्रथा बड़ी हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मा, शक्ति, दबाव क्या बना देती है? तो जाति प्रथा ये जो है निष्क्रिय बना देती है। देखिए बेटा ये है ना, चाहे यहाँ से ये एनसीईआरटी का यहाँ से प्रश्न बने या ना बने, लेकिन मैंने काफ़ी वीडियो पहले भी डाली हुई और कोशिश करूँगी कि कल मैं आपके लिए या उसके बाद शाम को ही मैं आपको एक महामैराथन यानी जहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे खासे बन सकते हैं वो वीडियो डालूंगी, ठीक है बेटा। तो आज मैं थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला खराब, मैं थोड़ी सा तेज भी चिल्लाती तो मुझे खांसी आ जाती है। तो इसलिए देखिए ये एनसीईआरटी का टॉपिक ही मेरा बचा हुआ था, इसलिए मैं करवा रही हूँ। और यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है, नहीं भी आपकी किस्मत, लेकिन ये एनसीईआरटी का आ भी सकता है बेटा।
आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक जो समाज है ये श्रम विभाजन को है आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मान, वे जो कार्य कुशल है, सभ्य समाज होगा जो जिसमें जो टैलेंट होगा वही उसको काम करेगा। फिर है फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय बना रहा है? तो समता शब्द जो है विवाद का विषय बना रहा है। तो बेटा यहाँ पर हमारे 52% कंप्लीट होते हैं। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और एक बार मैं आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी बाकी की वीडियो जरूर जाकर देखें, वो हाँ आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं आरओ भाग 1 2 के, वितान के भी, और कुछ इसलिए ये बेटा टॉपिक मैंने करवाया नहीं था, ये बचा हुआ था, हो सकता है बच्चों का यहीं से प्रश्न आ जाए, इसलिए मैंने सोचा इसको चलो इसको ही करवा दूँ। और मैं एक और मैराथन क्लास डालूंगी आपके लिए, शायद वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे बेटा, और सब्सक्राइब कर ले जो बच्चा नया आया है। तो मैं नहीं चाहती आपका ज़्यादा समय खराब हो, लेकिन आप नया, क्योंकि अब आगे भी अब मेरी तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी, और मैं चाहती हूँ कि आपका इसी भर्ती में 2023 में पक्का सिलेक्शन हो जाए, श्योर आपकी जॉब लग जाए बस। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 को। हम जल्दी रिवीजन कर लें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू में हुआ था। कौन से में? मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है बेटा। भीमराव अम्बेडकर किस परिवार में जन्म हुआ था? जाहिर से अस्पृश्य परिवार में हुआ था। आरंभिक शिक्षा कहाँ की थी? भारत में की थी। और सर्वप्रथम कहाँ वो मतलब भारत देश के बाहर गए थे? न्यूयॉर्क में गए थे। दूसरे नंबर पे कहाँ गए थे? लंदन में गए थे। फिर क्या है, उन्होंने किस कोलंबिया विश्वविद्यालय से लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स की जो है उन्होंने 1 डिग्रियां प्राप्त की थी यहाँ से। किस समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मोहभंग हो गया था? तो हिंदू समाज। देखिए बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको से अंग्रेजी में जो इंग्लिश में जो आपसे कविता, माफ कीजिए, ये रचनाएं आ जाए, तो हमारे आरओ में ना वितान में, दोनों में इंग्लिश में जो रचनाएं नहीं है, अगर आपको याद नहीं हो रही और ये आपकी रचना पूछ ली जाए किससे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा लेना। ये मैं बताना आपको भूल गई थी, तो जिसने नहीं पढ़ी है तो यही लगा देना बेटा। अब नहीं रटी जा रही तो फिर क्या करें, नहीं याद हो रही तो देखिए बेटा, कहीं से अगर इनमें से अगर नहीं आपको याद नहीं हो रही, थोड़ी मुश्किल लग रही है, जिसको याद हो अच्छी बात है, याद कर लेना ही बेहतर रहेगा मेरे लिए, तो यही मैं सुझाव दूंगी आपको। लेकिन अगर याद नहीं हो रही है तो अंग्रेजी में जो कविता है ना वो सारी भीमराव अम्बेडकर की है। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि बच्चे जो है याद कर ले तो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ अगर रिवीजन आपको कर लेना चाहिए। ठीक है। एक है हमारे भाग में पास है। तो अगर पंजाबी में जो रचनाएं लिखी है ज़्यादातर उसने लिखी है। ठीक है, तो पंजाबी में उनकी कर लेना और इसकी इंग्लिश में कर लेना। एक है बेटा हिंदुस्तान की समस्या है, हिंदुस्तान की, ऐसे हिंदुस्तान करके लिखा है। तो एक तो हिंदुस्तान के दी हिंदुस्तान पत्रिका है बेटा, उसकी है, मैं आपको बता देती हूँ, विष्णु खरे की, और दी हिंदुस्तान विष्णु खरे की, और एक हिंदुस्तान है बाल मुकुंद गुप्त की पत्रिका। बाकी इनको छोड़कर हिंदुस्तान की जितनी समस्याएं कहानी तो माफ कीजिए जवाहरलाल नेहरू आएगा। तो ये ट्रिक है कुछ ही जो मैंने आपके लिए बचा के रखी, और मैं मतलब ट्रिक ये एक याद करने का एक तरीका है, हम इतनी नहीं रट सकते तो ये ठीक है। और डॉक्टर भीमराव बौद्ध धर्म के मतान्वयी 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर के साथ 5 लाख ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया था, और ये जो है कबीरदास से प्रभावित थे। और इनका 14 अक्टूबर 1956 को तो इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म ले लिया, और फिर 6 दिसंबर 1956 को क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। और इन्होंने भारतीय संविधान लिखा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बेटा लिखने में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। भारतीय कल्याण मंत्रालय बाबा साहेब का जो है कितने खंडों में है, तो 21 खंडों में इन्होंने वांग में जो है इनका। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर 3 1917 जेनेसिस एंड डेवलपमेंट इनकी रचना है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अनटचेबल हु आर दे तो इन्हें 1948 में लिखी थी, अनटचेबल्स हु आर दे 1948। डॉक्टर भीमराव जो बुद्धा हैंड
हिजमा बुद्धा, मतलब ये देखिए अब इंग्लिश में सारी रचनाएं आ रही है। ऊपर से इसकी ट्रिक है कि बौद्ध धर्म किसने लिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो वही लिखेंगे। और कब 1957 में। फिर क्षुद्रों से परेशान कौन थे, तो नीची जाति के नहीं। हम तो नहीं मानते भी उन्होंने इतना अच्छा महान काम किया, लेकिन बताते हैं जब उन्हें शूद्र जाति में जो जन्म लेगा वही शूद्रों के बारे में लिखेगा, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे। 1946 में उनको याद लिख लेना। थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस का प्रकाशन 1955 में। देखिए भाई वो सिर्फ अपनी ही परेशानी व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने इस पूरे समाज में अपने देश के लिए चाहते थे। हमारे देश अगर जाति प्रथा में जकड़ा रहेगा तो भाई क्या आगे उन्नति कर पाएगा। सिर्फ उन्होंने व्यक्तिगत फायदा नहीं था, ये हमारे देश को, हमारी जो हमारे देश को विदेशों में जगह दिलाने के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया था। द राइज एंड फॉल ऑफ द वुमेन्स 1965 में। द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, तो ये देखना सारी इंग्लिश में इनकी आ रही है। द एनालिसिस ऑफ कास्ट 1936 में। द एनालिसिस ऑफ कास्ट 1936 में। लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी 1946 में, 43 में। और देखिए जिसमें हिंदू सामूहिक दिनचर्या एक रीति समाज के सम्मिलित अनुभव होंगे तो लोकतंत्र में होंगे। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किससे बांध देती है, एक व्यवसाय से बांध देती है कि बेटा एक व्यवसाय से बांध देती है। लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी भुखमरी का क्या कारण बताया, जाति प्रथा बनता है बेरोजगारी और भुखमरी। जाति प्रथा का असर मुझे किस प्रकार का, अस्वाभाविक। क्या है बेटा, अस्वाभाविक है। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है, समता को कहा है। काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा, समता को कहा है। लेखक के अनुसार हिंदू धर्म जाति के पेशे को चुनते पैतृक पेशा। देखिए बेटा ध्यान दीजिए कि ये तो हमारे होते रहेंगे, ठीक है, आपने कर भी लिया होगा। जो बच्चा ये कह रहा है, अगर मैं वीडियो डालूं और इसको देखे ध्यान से, यहाँ से आएगा वहां से, कोई टेंशन नहीं ली है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है वो पेपर निकाल देगा, और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है, 2 दिन बचते हैं या 2-3 दिन बचते हैं, तो सिर्फ सबका चक्कर छोड़ के कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी का रिवीजन मार लेना। 2 दिन आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े और कुछ ना पढ़े। एनसीईआरटी से सारे पेपर, टीजीटी वाला पेपर एनसीईआरटी से बना है, तो सारे पेपर बेटा एनसीईआरटी से बन रहे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है वो पेपर निकाल ले जाएगा। कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम करने पर मजबूर करता है, हिंदू धर्म मजबूर करता है। भाई कोई धर्म पैतृक काम करने के लिए मजबूर नहीं करता। आजकल तो मतलब उस समय की बातें हो रही है, आजकल तो भाई जो अपना काम कर सकते हो, कोई हमारे पर ऐसा दबाव नहीं, क्योंकि अब तो हमारा संविधान बन चुका है, हमें अधिकार दिला दिए हैं। समता समता भातरता क्या है, एक आदर्श समाज है। लेखक के अनुसार इस युग में किसके पोषकों की कमी है, किसके पोषकों की कमी बेटा, जातिवाद है। क्या है, जातिवाद की। माता पिता के आधार पर श्रम विभाजन किसकी देन है, जाति प्रथा की भी। जाति प्रथा नहीं दिया है, जाति प्रथा नहीं होती तो ऐसा थोड़ी ना। आदर्श समाज में परिवर्तन का लाभ किन्हें प्राप्त होता है, जो आदर्श समाज है, जो परिवर्तन आएगा तो सभी को लाभ मिलेगा भाई, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचा हो नीचा हो, सभी को लाभ मिलेगा आदर्श समाज में। लेकिन उस समय सिर्फ जाति के आधार पर लाभ मिलता था, निम्न जातियों को कुछ नहीं समझा जाता था। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है, ये लोगों को एक पैसे से जोड़ देती है, मतलब एक तरह से थोप देती है पैसे से, ठीक है बेटा। बाबा साहब ने किस प्रकार के सामाजिक कल्याण की, बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज एक आदर्श समाज हो। लेखक ने भाईचारे के वास्तविक रूप किसी मिश्रण की बातें बताया, दूध पानी की। जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, ऐसे ही अच्छा भाईचारा आपस में मिलजुल कर रहता है। लेखक के अनुसार दासता का संबंध किससे है, तो कानून से है। किससे बेटा, कानून से। किस क्रांति में समता शब्द है, जो फ्रांसीसी क्रांति में समता शब्द जोड़ा गया था। बाबा साहेब के अनुसार किसके आधार पर समानता अनुचित है, वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा। वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा। जिस बच्चों को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2-3 बार देख ले, समझ में आ जाएगा। और रही बात मैंने बता दी है, जितने भी इंग्लिश के नहीं याद हो रहे हैं तो फिर इंग्लिश की सारी रचनाएं किसकी है, किसकी बेटा, इसी की है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। हिंदुस्तान की समस्या हिंदुस्तान से संबंधित है तो जवाहरलाल नेहरू की मिलेगी। ये है जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की उनके लिए बता रही हूँ भाई, जिसकी तैयारी अच्छी है वो तो अपना समझकर आंसर लगाए, ठीक है। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का कारण कैसा है, हानिकारक।
श्रम विभाजन की परंपरागत में किस कारण से परिवर्तन हो रहा? आधुनिक तकनीकी कारण। आधुनिक तकनीक क्या रही है? तो ऐसे नहीं, अब तो क्या है, जैसे लुहार जैसे कुम्हार थे बेटा, तो वो क्या घड़ा बनाते थे, अब घड़े की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने वो नौकरी करने लगे। तो पहले तो सारा काम हाथ से होता था, तो उन लोगों की मजबूरी होती थी। लेखक के अनुसार मनुष्य की कार्य कुशलता किस किस प्रकार बढ़ाई जाती है? सबको समान देकर। अगर मान लीजिए अब केवीएस में सबको जो समान अवसर दे दिया गया अब, तो भाई वो जो टैलेंट होगा, जिसमें जो तैयारी करेगा वो पेपर निकाल ले जाएगा। ठीक है बेटा। पात्रता किस प्रकार का संबंध है? तो संस्कृत निष्ठ। तत्सम शब्द भी आ सकता है, ऑप्शन में तत्सम भी आ सकता है। ठीक है। लेखक के अनुसार किस पहलू में जाति प्रथा हानिकारक प्रथा आर्थिक? देखिए बेटा, मैंने जो है वीडियो बनाना लेट शुरू किया था, इसलिए मुझे इस बात का जो है मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा, वैसे मैंने कोशिश की, लगभग हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ भाग रह गया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ कि आपने मेरी सारी वीडियो देखी तो आपको बहुत लाभ मिलेगा वहाँ से। ठीक है। पर्सन जितने भी करवाए ना, हर वीडियो मेरे 1-2 नंबर आपको दिलाएगी, खाली बेकार की वीडियो कोई नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने सिलेबस को मद्देनजर करते हुए अपनी आपकी जो क्लास दी है। आप बाकी की क्लासेज भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक परिणाम रुचि व आत्मसम्मान दबाकर किसे बनाया जाता है? निष्क्रिय से। क्या? निष्क्रिय का मतलब होता है बिल्कुल काम ही ना करे, बिल्कुल सांधे से व्याख्यान विधि में नहीं होता है। आपने वो जैसे जो उच्च शिक्षा के लिए टीचर बोलता रहता है, बच्चे निष्क्रिय बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं, बस सिर्फ टीचर को सुनते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसी आवश्यक माना है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक माना है। फ्रांसीसी क्रांति में नारा कौन सा का विषय? समता के। ठीक है। तो बेटा हमारे यहाँ हमारा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंप्लीट होता है, और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, 2023 में आपकी जॉब लग जाए। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करते रहिए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।